आज संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी देते सुनाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुलेमान और यासिर दोनों पहलगाम हमले में शामिल थे। सेना ने आज ही ऑपरेशन महादेव शुरू किया और पहले दिन ही 3 दुश्मनों का खात्मा कर दिया। तीसरे आतंकी की पहचान जारी है। सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। संदेश साफ है, भारत अब सीधे जवाब देगा। पहली तस्वीरें संसद की कार्यवाही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए वो सब पाकिस्तान की पोल खोली। वहीं दूसरी तरफ सेना की वो कामयाबी है जिसमें पहलगाम हमले में शामिल दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। दरअसल आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज ही के दिन सेना ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया। कुछ ही घंटों में आतंक के 3 चेहरे जमीन पर गिर चुके हैं। यासिर और सुलेमान यही 2 नाम थे जो पहलगाम की वादियों को बारूद से भर देना चाहते थे। 26 बेगुनाहों के खून से जिनके हाथ रंगे थे, अब दोनों जमीन में हैं और पहलगाम हमले का हिसाब पूरा हो चुका है। तीसरे आतंकी की पहचान की जा रही है, लेकिन उसके पास भी अब कोई कहानी कहने को नहीं बची। ये मुठभेड़ लिडवास के जंगलों में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने पक्की खबर के बाद इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। 3 bodies have been observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time. इधर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की महाबहस जारी है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के आरोपों का चुन-चुन कर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, कैसे पाकिस्तान की छोटी-मोटी गलतियों को इग्नोर किया गया, लेकिन जब बात देश की आन बान और शान की आ गई तो फिर सुदर्शन चक्र वाले वार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती है, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ जवाब नहीं, पाकिस्तान को भी चेतावनी है। संसद से राजनाथ सिंह ने जो कहा उसकी धमक पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की पेशकश भले विपक्षी दलों ने की, लेकिन जब राजनाथ सिंह गरजने लगे तो पूरा सदन शौर्य की कहानी पर तालियों से गूंज उठा। रक्षा मंत्री ने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें पूछे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितना नुकसान हुआ था। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। साथ ही राजनाथ सिंह ने ये भी क्लियर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम हमले पर इंडिया गठबंधन के सांसद सरकार को घेरने की कोशिश में थे। सड़क से लेकर संसद तक सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आतंकी हमले पर पाकिस्तान को लेकर एक बयान दे दिया और ऑपरेशन सिंदूर वाला मुद्दा विपक्ष पर उल्टा पड़ गया। ऐसे में अब सवाल कांग्रेस की नीति और नीयत पर बीजेपी लगातार उठा रही है, यानी एनडीए लगातार उठा रहा है। आखिर धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को कांग्रेस डिफेंड क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल बीजेपी के द्वारा लगातार कांग्रेस से पूछा जा रहा है। सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं और निशाने पर कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी पार्टी हैं, क्योंकि जो बयान पी चिदम्बरम ने दिया वो बेहद गंभीर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है या ये पता लगाया है कि वो कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों? आप क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे? हालांकि इस विवादित बयान पर कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन अखिलेश यादव पी चिदम्बरम के समर्थन में नजर आए। कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। तो अब बीजेपी कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थक पार्टी बता रही है। तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। अगर कोई पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है तो राहुल गांधी और पी चिदम्बरम है, इसीलिए वो संसद के अंदर डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने वाले खुद बैकफुट पर आ चुके हैं। कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, लेकिन कुछ मौलाना मौलवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने एजेंडे के तहत महिलाओं को अपमानित करते रहते हैं, महिलाओं के अपमान को अपना ईमान समझ बैठते हैं। कुछ ऐसा ही डिंपल यादव के मामले में भी हुआ, जिस पर मौलाना रशीदी ने अभद्र टिप्पणी की और ऐसे में भले ही अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हों, लेकिन एनडीए के तमाम सांसद मोर्चा खोल चुके हैं और विपक्षी खामोशी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या डिंपल यादव पूजा अर्चना जो करती हैं
वो इसलिए इसी हालत में कर लेती हैं जिस हालत में मस्जिद में बैठी हुई थी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मौलाना साजिद रशीदी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सफाई की जगह वो अब भी अपने विवादित बयान पर अडिग हैं। ऐसे में एनडीए के तमाम सांसद अब अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की चुप्पी किस भय का संकेत है? डिम्पल का अपमान, अखिलेश खामोश क्यों? क्या तुष्टीकरण की राजनीति महिला सम्मान से बड़ी हो गई है? हैरानी इस बात की भी है कि खुद इस अपमान पर डिम्पल यादव भी रशीदी की जगह उनके समर्थन में प्रदर्शन करने वाले नेताओं को टारगेट कर रही है। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती। खैर, इस अपमान पर न तो डिम्पल यादव को फर्क पड़ रहा है और न ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की अब तक कोई टिप्पणी आई है। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर और अब्दुल रहमान पर भले ही पुलिसिया कार्रवाई जारी है, लेकिन उसका खौफ पीड़ितों के बीच कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि छांगुर के गुर्गे इलाके में अभी भी एक्टिव हैं और वो पीड़ितों को धमकी दे रहे हैं, जिसके विरोध में अब हिंदूवादी संगठनों ने भी सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। सुरक्षा की ये मांग धर्मांतरण गैंग का शिकार बनी हिंदू लड़कियों के लिए है और ये मार्च सनातन पर चोट करने वाले धर्मांतरण गिरोह के सरगनाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए है। छांगुर और उसके जैसे धर्मांतरण के धंधेबाजों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर उतरकर सीएम योगी से ये गुहार लगाई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिलों में विरोध मार्च निकाला। पीड़ितों को जो है लगातार धमकी मिल रही है। यहाँ पे लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगातार धमकी दी जा रही है। उन लोग से बोला जा रहा है कि तुम लोग हिंदू कैसे बन गए, तुम लोग वापस मुसलमान बनो। गौरतलब है कि छांगुर के सताए कई पीड़ितों को इस संस्था ने मीडिया से भी रूबरू करवाया था, जिसके बाद से पीड़िताओं के साथ संगठन के सदस्यों को भी धमकियां मिल रही हैं। कोई समर्थक जब अपने नेता से मिलता है तो या तो उसके साथ अपनी फोटो खिंचवाता है या फिर मदद मांगता है, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सामना एक ऐसे फैन से हो गया जिसने उनके सामने एक अनोखी ही डिमांड रख डाली। डिफेंडर गाड़ी, और ये डिमांड थी ब्लैक कलर के डिफेंडर की। बढ़िया गाड़ी आती है डिफेंडर, ब्लैक कलर की डिफेंडर गाड़ी। डिफेंडर क्या होती है? वो सर बढ़िया गाड़ी आती है। सभी नेताओं को मैं देखता हूँ हर गाड़ी चेंज करते हैं, साल में 5 गाड़ी चेंज करते हैं। अपने क्षेत्र के दौरे पर निकले प्रदेश के पूर्व सीएम का काफिला जब अपने फैंस को देखकर रुका तो भीड़ में मौजूद उनके जबरा फैन ने शिकायत की कि 15 सालों में अपनी गाड़ी क्यों नहीं बदली। अच्छी गाड़ी लो, अच्छी है बाबू, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, हमारे युवाओं के लिए अच्छी नहीं लगती है गाड़ी। ओल्ड हो गई है, ओल्ड पेशन में आ गई। युवक आखिर तक इसी गाड़ी के लिए अड़े रहता है। चेंज करना आपके बाद ये आपसे रिक्वेस्ट है। अशोक गहलोत अब इस फैन की इच्छा कब तक पूरी करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आम लोगों के साथ उनका ये संवाद और उनकी सादगी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। बिहार की चुनावी जंग जैसे जैसे करीब आ रही है, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच पलटवार चल ही रहा है। जनसुराज वाले पीके भी जोरदार तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों पर हमलावर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खास तौर से उनके निशाने पर हैं, जिन्हें उन्होंने कट्टा वाला नेता बता दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार बदलाव रैली करने के लिए बिहार के बाढ़ अनुमंडल पहुंचे थे, जहां अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहले तो उन्होंने बाइक रैली की, फिर पदयात्रा निकाली। इसके बाद रैली के जरिए जनसुराज के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, जहां अपने चुनावी एजेंडे को तो पीके गिनवा ही रहे थे, तेजस्वी यादव पर निशाना साधने का मौका भी नहीं छोड़ा। मेरे भाई तेजस्वी यादव अपराध पर बात करें तो ये ऐसे है जैसे शेर शाकाहारी होने का बात करने लगे। तेजस्वी यादव जैसे लोग वाले लोग कट्टा वाले नेता हैं ये। पीके का ये अंदाज पक्ष और विपक्ष दोनों को असहज कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर रही है पीके की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़। पंचायत वेब सीरीज तो आपने देखी ही होगी, जिसमें विधायक और सचिव जी के बीच खूब नोकझोंक होती रहती है। अब वैसा ही कुछ बिहार के मनेर में भी सुनाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने फोन पर पंचायत सचिव को हड़काया और फिर पंचायत सचिव ने क्या जवाब दिया वो आप देखिए। लेकिन उससे पहले आप जरा विधायक जी यानी भाई वीरेंद्र को पहले पहचान लीजिए। जानकारी के मुताबिक उन्हें अपने क्षेत्र के पंचायत सचिव से काम था, तो सचिव जी को फोन घुमा दिया। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए।
बोलिए, कौन बोल रहा है? अब सचिव जी शायद सुबह सुबह उठे थे या फिर विधायक जी की आवाज में नेता पहचानने वाला डिटेक्टर ऑन नहीं था। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तो कह रहा बोलिए, अपना परिचय दीजिएगा तब ना। आरोप है कि ये बात सुनकर एमएलए साहब का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। हाँ विधायक जी बोलिए। विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जो करो। लेकिन यहाँ सचिव जी भी कोई फुलेरा वाले सचिव जी नहीं निकले। तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? सरकारी जमीनों पर कब्जा करना और अवैध निर्माण करने का काम उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है और जारी है ऐसे निर्माणों को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाने का काम भी। अब कुशीनगर में एक मस्जिद पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। पहले प्रशासन ने नोटिस थमाया, फिर बुलडोजर भी चलाया। गड़हिया मस्जिद अब कुशीनगर के लिए इतिहास हो गई है, क्योंकि इस पर चल गया है प्रशासन का बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने यहाँ पहले तो सरकारी जमीन कब्जाई, फिर आनन फानन में मस्जिद की इमारत बुलंद कर दी। इसी बीच मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने इसे गिराने के आदेश दे दिए। प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने खुद ही इसे तोड़ने की बात करने लगे। मुस्लिम पक्ष ने हथौड़ा चलाया और मस्जिद को तोड़ने का कार्य शुरू किया था, लेकिन बाद में प्रशासन की आंखों में उन्होंने धूल झोंका और काम को बंद कर दिया था। जिसके बाद प्रशासन यहाँ बुलडोजर के साथ आ धमका और फिर शुरू कर दी गई डिमोलिशन की कार्रवाई। कुछ दिनों पहले तक यहाँ खड़ी मस्जिद प्रशासन को चिढ़ा रही थी, लेकिन कानून का पंजा चलते ही अब ये मिट्टी में मिल चुकी है। कभी मराठी भाषा तो कभी कुछ और। मुंबई में मनसे के कार्यकर्ता और नेता लगातार आक्रामक बने हुए हैं। कभी किसी की पिटाई कर देते हैं, कभी किसी की बेइज्जती कर देते हैं और अब सिंधुदुर्ग से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हालांकि इस बार उनका रवैया थोड़ा अलग दिखा। ना वो मारपीट कर रहे थे, ना ही तोड़फोड़, बल्कि बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये सिंधुदुर्ग तालुके का एक्साइज यानी आबकारी विभाग का दफ्तर है। अधिकारी और मनसे के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता उनसे यहाँ हो रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। अधिकारी कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, जिस पर एक नेता उठता है और अवैध शराब की बोतलों से बनी माला निकालता है और अधिकारी को पहनाने लगता है। 2 तारीखला एक निवेदन दिलेलं की अवैध दारूची विक्री या तालुक्यामध्ये होते म्हणून, आणि 4 आज 5 महीने उलटले तरी कोणत्याही प्रकारची कारवाई एक्साइज कडून होताना दिसली नाही। तो क्या ये राज और उनकी पार्टी की अपनी आक्रामक छवि सुधारने की कोशिश है, जहां मारपीट और तोड़फोड़ तो नहीं, लेकिन गांधीगिरी के नाम पर सरेआम बेइज्जती जरूर की जाएगी। सैन्य ताकतों की फहरिस्त में तुर्की तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। तुर्की ने अपने सबसे विध्वंसक बम का परीक्षण कर वैश्विक शक्तियों की नींद उड़ा दी है। तुर्की ने गैर परमाणु बम गैजप और नेप-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया है। तुर्की सीरिया और लेबनान समेत कई देशों में अपनी उपस्थिति रखता है और इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में तुर्की खलीफा देश के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। हाल ही में तुर्की ने 2 सबसे घातक और अत्याधुनिक गैर परमाणु बम गैजप और NAP-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया है। ये तुर्की के सबसे विध्वंसक बम माने जा रहे हैं। परीक्षण के दौरान आसपास के कई इलाकों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। गैजप बम थर्मोबैरिक वॉरहेड से लैस है। इसे खास तौर पर F-16 फाइटर जेट से लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। इसका वजन करीब 970 किलोग्राम है। शहरी इलाकों और सैन्य अड्डों को टारगेट करने में ये बेहद कारगर हो सकता है। वहीं अगर NAP-2 घोस्ट बम की बात करें तो ये एक बंकर बस्टर बम है, जो दुश्मन के सुरक्षा कवचों को चीरता हुआ सीधे अंदर तक घुस जाता है। NAP-2 घोस्ट में 7 मीटर तक कंक्रीट चीरने की क्षमता है। 160 मीटर तक इसका प्रभाव विनाशकारी है। जमीन के 90 मीटर नीचे इसका टेस्ट किया गया। तुर्की के इस परीक्षण के बाद अमेरिका और इजराइल की नींद जरूर उड़ गई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 2 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस अधिकारियों की टेबल पर रखा ये वही जखीरा है, जिस बड़े एक्शन के बाद बरामद किया गया। अब देखिए, ये वही मशीनें हैं जिनकी मदद से अवैध गन की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। दरअसल पत्थरवा इलाके में बड़े ही शातिर ढंग से आरोपी असलहा बना रहे थे। सूचना पर पुलिस हरकत में आई। जब छापा मारा तो दंग रह गई, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध हथियार मिले। पुलिस और एसओजी की टीम ने मौके से 2 आरोपी भी पकड़े हैं, जिसमें एक श्रावस्ती का, दूसरा बलरामपुर का रहने वाला है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और अब इस अवैध सप्लाई चेन के हर लिंक को तलाशा जा रहा है।
रविवार को हरिद्वार में मनसा मंदिर में मची भगदड़ और उसमें हुई मौतों का शोर अभी थमा भी नहीं था कि यूपी के बाराबंकी में एक और मंदिर में भगदड़ की खबर आ गई। यहां अवसानेश्वर मंदिर में परिसर में करंट फैल गया और अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 29 श्रद्धालु घायल हो गए जबकि 2 की दर्दनाक मौत हो गई। भाई भीड़ देख लो आप। सोमवार होने की वजह से मंदिर में खचाखच भीड़ थी। रात से ही शिव भक्तों की कतार मंदिर परिसर में लग गई थी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। महिला और पुरुष अलग अलग कतारों में मंदिर में प्रवेश कर रहे थे कि अचानक परिसर में भगदड़ मच गई। दरअसल यहाँ मौजूद शेड पर बिजली का एक तार टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से परिसर में करंट फैल गई। बरगद का पेड़ है जिसके बंदर से सारे रहते हैं। बंदर के बिजली के तार पर तार टूट गया और उसमें जो शेड यहाँ पर बना हुआ है। जब भगदड़ शांत हुई तो हर तरफ चीख पुकार, रोने बिलखने की आवाजें पसर गईं। आनन फानन में सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। अक्सर कहा जाता है मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है, लेकिन बिहार तो इसे भी 2 और कदम आगे निकलता नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो दावा किया जा रहा है कि यहाँ एक कुत्ते का भी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना दिया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जरा ये देखिए, ये है आवास प्रमाण पत्र। और अब जरा इसमें लगी तस्वीर पर नजर भी डाल लीजिए। देख लिया आपने, ये किसी इंसान की नहीं बल्कि डोगेस बाबू की फोटो है। बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली अंदाज में, कान खड़े, आंखें फोकस में। अब आगे बढ़ते हैं। आवेदक का नाम क्या है? जी हाँ, वही डॉग बाबू। और जब आवेदन करने वाला खुद डॉगी हो तो पिता का नाम भी इसे मिलता जुलता होना ही चाहिए। अब जरा इसमें लिखा हुआ श्रीमान डॉग बाबू की माताजी का नाम देख लीजिए। आरोप है कि जिन बाबू साहब ने इसे जारी किया है उन्हें इंसान और जानवर में फर्क करना जरूरी नहीं लगता। उनकी नजर में तो बस फॉर्म पूरा होना चाहिए। अब जैसे ही ये डोगेस प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रशासन के कान खड़े हो गए। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। आवेदक का जो फॉर्म जो उसने भरा था वो हमने निकलवाया है। मेडिकल साइंस की दुनिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पेट दर्द और उल्टी से परेशान महिला जब चेकअप के लिए पहुंची तो डॉक्टर्स के होश उड़ गए। महिला प्रेग्नेंट थी, लेकिन 12 हफ्ते का भ्रूण गर्भाशय की जगह उसके लिवर में पल रहा है। ये केस डॉक्टरों के लिए भी हैरान करने वाला है। उनका दावा है कि ये इंट्राहेपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है, जो भारत में पहला मामला है। हिंदुस्तान में तो मेरी नॉलेज के अंदर पहले ही केस है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर हो। भ्रूण गर्भाशय या फॉलोपियन ट्यूब में नहीं बल्कि सीधे लिवर के अंदर पल रहा है। बुलंदशहर की महिला को इलाज के लिए परिजन मेरठ लाए थे और जब महिला का स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। लिवर में है तो उसको सर्जरी के द्वारा ऑपरेट करके निकाला जाएगा। दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 8 मामले दर्ज हुए हैं। इस केस ने मेडिकल साइंस के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और कई सवाल भी। बिहार के पटना में हुई लगातार बारिश से शहर तरबतर हो गया है। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। विधानसभा से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। कई सड़कों पर जलभराव की वजह से वाहन तक फंस गए हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, कैसे कुछ घंटों की बारिश के बाद राजधानी पटना में वाटर ब्रेक लग गया है। विधानसभा से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह पानी जमा है। मछुआ टोली इलाके में तो लोगों के घरों में पानी भर गया। अब जरा ये तस्वीर देखिए, बारिश का पानी घर में घुस आया है। पानी में मछलियां भी तैर रही हैं। ये घर MLC नीरज कुमार का है। बारिश के पानी ने जब मानियों को नहीं छोड़ा तो आम जनता तो बाढ़ में फंसेगी ही। शहर के अधिकांश इलाकों को जलमग्न कर दिया है। ये हालात पटना जंक्शन के आसपास के भी हैं। आप देख सकते हैं कैसे सड़कें समंदर बन गई हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुछ घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। शिमला के ठियोग इलाके में अचानक भूस्खलन शुरू हो गया और देखते ही देखते पत्थरों की बारिश होने लगी। लोग खौफ में थे, लेकिन इस डरावने मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद करते नजर आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पहाड़ी से पत्थर और मलबा नीचे गिर रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लैंडस्लाइड की तस्वीर और भयावह नजर आ रही है। इसी बीच अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भड़भड़ाकर जमीन पर आ गया और पहाड़ का मलबा सड़कों पर जमा हो गया। करीब 5 मिनट तक कुछ इसी तरह पत्थरों की बारिश होती रही और वहां से गुजरने वाले लोग इस खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद करते रहे। इस भूस्खलन में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
लेकिन शिमला से ठियोग जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे झमाझम बारिश के बाद राजस्थान में तबाही मच गई है। बारिश के बाद 12 जिले में अचानक जमीन धंसने लगी और मकान धराशायी हो गए। पहली तस्वीर में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। मकान मालिक को पहले ही अनहोनी की आशंका हो गई थी, जिसके बाद आसपास के घर को खाली करवा दिया गया था और हुआ भी कुछ वैसा ही। महज 5 सेकंड में 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ठीक मकान के पीछे वाली छत पर एक महिला कपड़े सुखा रही थी, जो हादसे के बाद डर से घर के अंदर चली गई। वहीं जिस शख्स ने इस घटना का वीडियो बनाया, उस छत पर भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं और इस हादसे पर हैरानी जता रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश का कहर अभी थमा नहीं है। 12 जैसी घटनाएं ये बताती हैं कि जमीन के नीचे छुपा खतरा किसी भी वक्त जिंदगी को हिला सकता है। लिहाजा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। Zee News.